अक्सर जब किसी कंपनी के आईटी सिस्टम को ठीक करने या उसे अपडेट करने की बात आती है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी बहुत बड़ी और पुरानी फैक्ट्री की मशीन में कोई एक खराब पुर्जा निकालकर नया पुर्जा लगाना हो। हाँ, बिल्कुल। एक ब्लूप्रिंट होता है और सब कुछ सीधा और आसान लगता है। सही कहा। लेकिन क्या होगा अगर कोई आपसे ये कहे कि हम उस पुर्जे को नहीं बल्कि उस पूरी की पूरी मशीन को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदलने वाले हैं। अच्छा, तब तो वो जो पुराना ब्लूप्रिंट है, वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। एग्जैक्टली रास्ता थोड़ा धुंधला हो जाता है। और आज की इस गहरी चर्चा में मेरा मतलब है इस इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन का जो विषय है वो यही धुंधलापन और उसके भीतर छुपी हुई एक नई क्लैरिटी है हाँ, क्योंकि हम हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करने वाले हैं। ना। बिल्कुल। आज हम हेक्सावेयर के Q1CY26 यानी कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली तिमाही के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं उनकी अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। और ये बहुत सही समय है इस पर बात करने का, क्योंकि मार्केट में इसको लेके काफी हलचल है ना? तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि हेक्सावेयर अपने जो 12 नए एआई ड्रिवन सर्विस आर्किटाइप्स हैं उनको आखिर बड़े पैमाने पर लागू कैसे कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक पूरा पिवट है। बिल्कुल पिवट है। और इसका सीधा असर क्लाइंट्स की डेली प्रोडक्टिविटी और इन्वेस्टर्स के लॉन्ग टर्म मुनाफे पर क्या पड़ेगा, हम ये भी डिकोड करेंगे। तो ठीक है, आइए इसे खोल कर देखते हैं। शुरू करते हैं। हेक्सावेयर ने बेसिकली अपने पूरे बिजनेस मॉडल को एआई के इर्द गिर्द पिवट कर लिया है। उन्होंने 12 नए आर्किटाइप्स मतलब रेवेन्यू जनरेट करने के 12 नए ढांचे आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि एआई फॉर आईटी और एआई फॉर बिजनेस कैटेगरीज में बटे हुए हैं। सही कहा। और इस पूरे नए सिस्टम का जो दिल है वो है उनका नया एआई ऑप्स प्लेटफॉर्म जिसे टेंसाई कहा जा रहा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि टेंसाई का ये जो नया रिलीज है ना, वो आईटी इंडस्ट्री के पुराने ऑटोमेशन कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। वो कैसे? मतलब पुराना ऑटोमेशन भी तो चीजें आसान ही करता था, लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो आईटी ऑपरेशंस में सिर्फ टास्क लेवल ऑटोमेशन होता था। इसका सीधा सा मतलब था कि एक सॉफ्टवेयर को बता दिया गया कि अगर सर्वर डाउन हो तो उसे रीस्टार्ट कर दो। अच्छा, मतलब एक रटा रटाया काम। हाँ, बिल्कुल। वो सिर्फ वही एक काम करेगा, उसकी एक लिमिट थी। लेकिन ये जो नया टेंसाई प्लेटफॉर्म है, ये रीजनिंग ऑप्स पर आधारित है। ये कोई रट्टा मार सिस्टम नहीं है। तो ये नए प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करता है? जब कोई नई और अनजान समस्या आती है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स एज केसेस कहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म उस सिचुएशन को एनालाइज करता है, कॉन्टेक्स्ट समझता है और रीजनिंग यानी तर्क के जरिए खुद एक नया सोल्यूशन निकालता है। अरे वाह! अगर इसको मैं एक आसान उदाहरण से समझाऊं तो पुराना टास्क ऑटोमेशन किसी फैक्ट्री की एक ऑर्डिनरी मशीन की तरह है जो एक ही तरह का डब्बा बार बार पैक करती है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। लेकिन ये जो रीजनिंग ऑप्स हैं ये उस फैक्ट्री के एक अनुभवी मैनेजर की तरह है। अगर अचानक फैक्ट्री में कोई नई और जटिल समस्या आ जाए, जैसे रॉ मटेरियल अलग तरह का आ गया हो, तो वो मैनेजर अपनी समझ से उस समस्या को तुरंत सुलझा सकता है। हाँ, वो सिर्फ पुराने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता, वो सोचता है। और इस मैनेजर के दिमाग को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी टेक्निकल इनोवेशन का इस्तेमाल हो रहा है, जिसे एसएलएम यानी स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं। अच्छा, एसएलएम। हेक्सावेयर ने एंटरप्राइज आईटी के लिए अपने कस्टम एसएलएम बनाए हैं, राइट? बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। डॉक्यूमेंट्स में ये बार बार जिक्र है कि इन एसएलएम की वजह से क्लाइंट्स का टोकन कॉस्ट बचता है और इससे हेक्सावेयर का रेवेन्यू बढ़ता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। हाँ, वही। ये कॉस्ट बचाने वाली बात आखिर किसी कंपनी के रेवेन्यू को कैसे बढ़ा सकती है? ये मैकेनिक्स काम कैसे करते हैं? ये हेक्सावेयर का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और स्मार्ट मूव है। इसको ऐसे समझिए कि जब भी कोई एआई सिस्टम किसी यूजर की क्वेरी का जवाब देता है या डेटा प्रोसेस करके कोई नतीजा निकालता है, जिसे हम इन्फ्रेंसिंग कहते हैं, तो उसमें कंप्यूटिंग पावर लगती है। हाँ, क्लाउड का खर्चा आता है। बिल्कुल। अगर हम चैट जीपीटी जैसे बड़े एलएलएम का इस्तेमाल करते हैं, तो हर एक शब्द या टोकन के लिए क्लाइंट को एक मोटी कीमत चुकानी पड़ती है। बड़े एंटरप्राइजेस के लिए ये टोकन कॉस्ट मिलियंस में जा सकती है। अच्छा, तो ये काफी महंगा सौदा है। बहुत महंगा। अब हेक्सावेयर ने क्या किया, उन्होंने अपना कस्टम एसएलएम यानी छोटा मॉडल बनाया। उनका सिस्टम एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है।
ट्रैफिक कंट्रोलर, वो कैसे? मतलब जब कोई क्वेरी आती है तो लगभग 80% इन्फेरेंसिंग इनके अपने एसएलएम लेवल पर ही हैंडल हो जाती है। क्योंकि मॉडल छोटा है इसलिए कंप्यूट कॉस्ट बहुत कम आती है। अरे वाह, तो इससे क्लाइंट का बिल कम हो जाता है? एग्जैक्टली क्लाइंट के लिए क्लाउड और एलएलएम एपीआई की टोकन कॉस्ट में भारी बचत होती है। लेकिन असली खेल यहाँ है कि हेक्सावेयर उस बचत का एक बड़ा हिस्सा अपने खुद के प्रॉफिट मार्जिन के रूप में क्लेम कर लेता है। क्या बात है। मतलब क्लाइंट भी खुश क्योंकि उसको ओवरऑल बिल कम देना पड़ रहा है, और हेक्सावेयर भी खुश क्योंकि उन्हें एक बिल्कुल नया प्रॉफिट पूल मिल गया बिना कुछ नया बेचे। हाँ, और यही कॉन्सेप्ट उनके जीरो लाइसेंस ऑफरिंग का भी हिस्सा है। जीरो लाइसेंस, ये तो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा डिसरप्टिव आइडिया लग रहा है। बिल्कुल है, जहां क्लाइंट्स को महंगे थर्ड पार्टी सैस प्लेटफॉर्म से आजादी दिलाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, क्योंकि आज मार्केट में सास का बिजनेस लगभग $400 बिलियन का है, जहां हर कंपनी सॉफ्टवेयर किराए पर ले रही है। और हेक्सावेयर शायद पहली ऐसी आईटी सर्विस प्रोवाइडर बन रही है जो क्लाइंट्स को कस्टम एआई एजेंटिक सोल्यूशन देकर उन्हें उन पुराने सैस लाइसेंस से मुक्त कर रही है। सही कहा। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा डाउट है। हाँ, बताइए। ये जो 12 आर्किटाइप्स और एआई मॉडल्स हैं, ये सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर हर क्लाइंट की बिजनेस जरूरत बिल्कुल अलग होती है ना। मतलब एक बैंक का काम एक एयरलाइन से बिल्कुल अलग है। हाँ, 100% अलग है। तो क्या हर नए क्लाइंट के लिए जीरो से एकदम नया एआई मॉडल बनाना बहुत खर्चीला और अस्त व्यस्त, मतलब क्योटिक काम नहीं होगा? क्या ये सच में स्केलेबल है? ये बहुत लाजमी सवाल है। अगर आप हर क्लाइंट के लिए जीरो से कोडिंग शुरू करेंगे तो प्रोजेक्ट कभी प्रॉफिट नहीं कमाएगा। वही तो मैं सोच रहा था। इसीलिए हेक्सावेयर ने एजेंटिक एआई के 6 आधार यानी 6 फाउंडेशंस बनाए हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में जो जिक्र था। हाँ, इनमें एआई फ्रेमवर्क्स और रीयूजेबल कंपोनेंट शामिल हैं जिन्हें महीनों के बजाय सिर्फ हफ्तों में डिप्लॉय किया जा सकता है। फिर एसएलएम का निर्माण और क्लाइंट्स के साथ को क्रिएशन भी है। और शायद एआई गवर्नेंस भी। बिल्कुल, एआई का लोकतंत्रीकरण और गवर्नेंस। लेकिन इन 6 आधारों में जो सबसे जरूरी टेक्निकल फाउंडेशन है वो है एंटरप्राइज टैक्सोनॉमी और ओंटोलॉजी की मैपिंग। रुकिए, ये टैक्सोनॉमी और ओंटोलॉजी का मैपिंग वाला जो हिस्सा है, ये बिल्कुल किसी मोटी किताब के टेक्निकल जार्गन जैसा लग रहा है। हाँ, थोड़ा टेक्निकल है, मैं मानती हूँ। असल में एक कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर इसका आखिर मतलब क्या है? ये काम कैसे करता है? इसे एक बहुत बड़ी और बिखरी हुई कॉर्पोरेट लाइब्रेरी की तरह समझिए। मान लीजिए उस लाइब्रेरी में लाखों किताबें हैं लेकिन किसी पर कोई लेबल नहीं लगा है। ओके। अगर आप किसी एआई को उस लाइब्रेरी में भेजकर कहेंगे कि Q3 के सेल्स फिगर्स लाओ, तो एआई तो घूम जाएगा। वो गलत डेटा उठा लाएगा जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। हाँ, वो कुछ भी रैंडम उठा कर ले आएगा। बिल्कुल। तो टैक्सोनॉमी और ओंटोलॉजी क्या करती है, वो उस पूरे एंटरप्राइज के डेटा और प्रोसेस को L1 से L4 लेवल तक मैप करती है। यानी हर किताब पर लेबल लगाती है, बताती है कि वो किस शेल्फ पर है और उसका दूसरी किताबों के साथ क्या कनेक्शन है। समझ गया। जब ये मैपिंग हो जाती है तब एआई को ठीक से समझ आता है कि एंटरप्राइज का डेटा आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। और एक बार ये फाउंडेशन सेट हो गई तब आती है उनकी एजेंटवर्स लाइब्रेरी, जिसमें 600 से अधिक प्री बिल्ट एजेंट्स हैं। ओह, अब मुझे पूरी पिक्चर समझ आ रही है। तो ये जो एजेंट वर्स के 600 से ज्यादा प्री बिल्ट एजेंट्स हैं, ये बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह हैं। बिल्कुल सही। लेगो ब्लॉक्स। एक बार लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज हो गई तो आप इन रेडीमेड लेगो ब्लॉक्स को आपस में जोड़कर किसी भी क्लाइंट के लिए कस्टम सॉल्यूशन बहुत तेजी से बना सकते हैं। हाँ, आपको हर बार नया ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पहले सालों में होता था, वो अब कुछ हफ्तों में पूरा हो जाता है। एकदम सही। और क्योंकि ये एजेंट्स पहले से टेस्ट किए हुए होते हैं तो ये क्लाइंट्स के एग्जिस्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा फायदा उठाते हैं। इससे तो क्लाइंट का ट्रस्ट भी बढ़ता होगा। बहुत ज्यादा। इस स्पीड और रिलायबिलिटी की वजह से क्लाइंट्स का लंबा भरोसा जीतने में मदद मिलती है, क्योंकि उन्हें पहले दिन से ही डेटा सिक्योरिटी और स्ट्रिक्ट एआई गवर्नेंस की गारंटी मिल जाती है। यार, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन जब हम इन 12 आर्किटाइप्स और एजेंट वर्ड्स के रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं ना, तब समझ आता है कि ये ग्राउंड लेवल पर वर्कफ्लोज को कैसे बदल रहे हैं। हाँ, केस स्टडीज हमेशा तस्वीर साफ कर देती हैं। जैसे इनके एक फार्मास्यूटिकल क्लाइंट का उदाहरण लीजिए। एक दवा बनाने वाली कंपनी के लिए सबसे मुश्किल काम होता है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। हाँ, बहुत क्रिटिकल डेटा होता वो। बिल्कुल। उन्हें ट्रायल डेटा को बहुत ध्यान से प्रोसेस करना होता है। अब वो कंपनी अपने इस पूरे क्लिनिकल डेटा सिस्टम को एजेंटिक एआई से
बदल रही है। और इसका लक्ष्य वही जीरो लाइसेंस है? एग्जैक्टली इसका अंतिम लक्ष्य ही वही जीरो लाइसेंस है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। उन्हें डेटा मैनेज करने के लिए आप किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वेंडर को लाखों डॉलर का लाइसेंस फी नहीं देना पड़ेगा। उनके अपने एआई एजेंट्स वो काम सिक्योर तरीके से कर लेंगे। ये तो बहुत बड़ी सेविंग है। हाँ, लेकिन जो केस स्टडी मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गए वो है एक एयरलाइन क्लाइंट की। यहाँ एआई सिर्फ ऑफिस के एयर कंडीशन कमरों तक सीमित नहीं है। अच्छा, वहाँ क्या हो रहा है? यहाँ मल्टी मॉडल एआई का इस्तेमाल करके असली हवाई जहाज के पुर्जों की मरम्मत करने वाले जो मैकेनिक्स होते हैं उनकी सीधे मदद की जा रही है। मतलब क्या ये सच में हो रहा है? हाँ, और ये मल्टी मॉडल एआई का एप्लीकेशन सच में रेवोल्यूशनरी है। सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड एआई एक मैकेनिक की मदद नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसे फिजिकल दुनिया को देखना होता है। सही बात है, वो टाइप थोड़ी करेगा वहां खड़े होके। बिल्कुल। मल्टी मॉडल एआई टेक्स्ट, आवाज और इमेजेस सब एक साथ प्रोसेस कर सकता है। मान लीजिए एक मैकेनिक हवाई जहाज के टरबाइन के नीचे खड़ा है। उसे एक माइनर सा क्रैक दिखता है। पहले वो क्या करता? वो मैनुअल खोलता, पार्ट नंबर ढूंढता और प्रोसेस काफी लंबा चलता। लेकिन अब वो अपने डिवाइस से उस क्रैक की एक फोटो लेता है। मल्टी मॉडल एआई तुरंत उस इमेज को एनालाइज करता है। मतलब फोटो खींचते ही सब पता चल जाता है। हाँ, वो स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट मॉडल के ऑन्टोलॉजी और मेंटेनेंस हिस्ट्री को क्रॉस रेफरेंस करता है और इंस्टेंटली मैकेनिक को बता देता है कि क्या ठीक करना है और इन्वेंट्री से कौन सा नया पुर्जा ऑर्डर करना है। अरे वाह! आपको पता है, एक एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस पे हर साल लगभग $5 मिलियन का खर्चा आता है। एआई के आने से न सिर्फ कॉस्ट और डाउन टाइम बच रहा है, बल्कि सेफ्टी और कंप्लायंस का लेवल भी बहुत बढ़ गया है। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। एआई अब डिजिटल दुनिया से निकलकर फिजिकल दुनिया के ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज कर रहा है। बिल्कुल। और सिर्फ एयरलाइन ही नहीं, एक डेटा स्टोरेज या फैब बेस्ड मैन्युफैक्चरर का उदाहरण भी देखिए। अच्छा, वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ बड़ी फैक्ट्रीज, जिन्हें हम फैब्स कहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने और अधिक एसकेयूज मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए कस्टम एआई मॉडल्स लगाए जा रहे हैं। तो ये हर इंडस्ट्री में घुस रहे हैं? हाँ, ये जो 12 आर्किटाइप्स है ना, ये फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस और बैक ऑफिस हर जगह के वर्कफ्लोज को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और इसका सीधा असर हेक्सावेयर के क्लाइंट बेस पर भी दिख रहा होगा। बहुत ज्यादा। उनके फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल में 75 डिलीवरी एआई चैंपियंस की एक डेडिकेटेड टीम है। ये लोग सिर्फ बातें नहीं करते, इनका काम है लगातार नए एआई प्रोजेक्ट्स को लागू करना। 75 चैंपियंस, काफी बड़ी टीम है। हाँ, और इस एग्रेसिव अप्रोच का ही नतीजा है कि पिछले 12 महीनों में उनके $10 मिलियन से ज्यादा रेवेन्यू देने वाले जो बड़े क्लाइंट्स हैं, उनकी संख्या 32 से बढ़कर 34 हो गई है। क्लाइंट्स का बढ़ना जरूर एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। लेकिन यार, टेक और केस स्टडीज से बाहर निकलकर जब हम सीधे पैसों की बात करते हैं ना, मतलब फाइनेंशियल्स के आंकड़ों में उतरते हैं, तो कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। हाँ, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। आइए Q1 CY 26 के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उनको ठीक से देखते हैं। इनका टोटल रेवेन्यू $388.5 मिलियन रहा। अगर पिछली तिमाही से तुलना करें तो ये बिल्कुल फ्लैट है, यानी लगभग -0.1% की बहुत ही माइनर गिरावट। फ्लैट ग्रोथ। लेकिन अगर पिछले साल की इसी तिमाही से यानी ईयर ओवर ईयर तुलना करें तो 4.6% की ठीक-ठाक वृद्धि दिखती है। और अगर भारतीय रुपए में देखें तो ये ग्रोथ और भी बेहतर लगती है। रुपए में कितना है? 12.6% की शानदार वृद्धि है, जिसका टोटल 26,130 मिलियन रुपए बनता है। ओके। और मार्जिन्स का क्या हाल है? एबिट मार्जिन 13% रहा, जो पिछले साल से 133 बेसिस पॉइंट्स कम है। और नेट प्रॉफिट $36.9 मिलियन रहा। मार्जिन में थोड़ी गिरावट है। हाँ, लेकिन इन सब में जो आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है इनकी टैलेंट और हेड काउंट स्ट्रैटेजी। इस तिमाही में इनकी टोटल एम्प्लॉयज की संख्या में 46 लोगों की कमी आई है। ओवरऑल हेड काउंट गिरा है? हाँ, लेकिन उसी वक्त आईटी विभाग में 124 नए लोग जोड़े गए हैं। और ये लगातार 11वीं तिमाही है जब आईटी डिपार्टमेंट का हेड काउंट बढ़ा है। साथ ही वॉलंटरी एट्रिशन 11.1% पर स्थिर है। ये एक बहुत ही डेलिबरेट स्ट्रैटेजी लग रही है। हाँ, लेकिन यहाँ मुझे आपसे थोड़ा पुशबैक देना पड़ेगा। बताइए, क्या डाउट है? देखिए, एक तरफ ओवरऑल हेडकाउंट घट रहा है और दूसरी तरफ उनका जो आईटी यूटिलाइजेशन रेट है वो 82.6% पर है। 82.6% काफी हाई है। वही तो। वेट अ मिनट, इतने हाई यूटिलाइजेशन का मतलब है कि आपका जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो लगभग अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम कर रहा है। उन पर काम का बहुत ज्यादा दबाव है।
सुनने में ऐसा ही लगता है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म में एरर का रिस्क बढ़ जाएगा, एम्प्लॉय बर्नआउट होगा और कंपनी की क्लाइंट को सर्विस देने की जो क्षमता है वो बुरी तरह कमजोर हो जाएगी? ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल कैसे हो सकती है? हाँ, ये एक बहुत ही वैलिड और ज़रूरी सवाल है जो कोई भी इन्वेस्टर पूछेगा। किसी भी नॉर्मल आईटी कंपनी में 82.6% यूटिलाइजेशन सच में रेड फ्लैग हो सकता है, जहां लोग ओवरवर्क से थक जाएं। बिल्कुल, मैं वही सोच रहा था। लेकिन यहीं पर हमें मैनेजमेंट की रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी और जो हमने पहले बात की एजेंट वर्स, उसके कॉम्बिनेशन को समझना पड़ेगा। अच्छा, कैसे? सबसे पहले हेडकाउंट में जो थोड़ी कमी आई है वो मुख्य रूप से बीपीएस यानी बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज में है, जहां काम मैनुअल और रेपिटेटिव होता है। ओके, मतलब वहां से लोग कम किए। हाँ, आईटी हेडकाउंट का लगातार 11 क्वार्टर्स तक बढ़ना ये दिखाता है कि उनका फोकस अब सस्ते मैनुअल लेबर से हटकर हाई वैल्यू टेक हेवी डिलीवरी पर शिफ्ट हो चुका है। लेकिन जो बचे हैं उन पे तो प्रेशर है ना 82% का। अब आते हैं बर्नआउट वाले पॉइंट पर। यहाँ इंसान अकेला काम नहीं कर रहा है। हेक्सावायर ने अपने स्टाफ को एआई पॉड्स में बदल दिया है। एआई पॉड्स? रेपिटेटिव कोडिंग है, बग टेस्टिंग है या डेटा सॉर्टिंग का जो ड्रजरी वाला हिस्सा होता था, जो असल में लोगों को थकाता था। हाँ, जो बोरिंग काम होता था। बिल्कुल, वो काम अब एआई एजेंट्स हफ्तों का काम घंटों में कर देते हैं। इंसान अब सिर्फ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्लाइंट इंटरैक्शन पे फोकस करता है। ओह, मैं समझ गया। इसीलिए 82.6% यूटिलाइजेशन होते हुए भी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है और फटीग यानी थकान कम होती है। ये हाई यूटिलाइजेशन सीधे तौर पर मार्जिन्स को बचा रहा है। मतलब कंपनी कम लेकिन हाईली स्किल्ड लोगों के साथ एआई का यूज करके ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। एग्जैक्टली। और यही चीज कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी और फिस्कल स्टेबिलिटी को लॉन्ग टर्म के लिए ड्राइव कर रही है। समझ गया। तो बेसिकली एआई एजेंट्स वो हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं जो पहले इंसान करते थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक और मैट्रिक है जहां थोड़ी चिंता दिखती है, वो है डीएसओ यानी डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। रिपोर्ट के मुताबिक ये बढ़कर 44 दिन बिल्ड और 75 दिन टोटल हो गया है। हाँ, ये थोड़ा बढ़ा है। जिसका सीधा और आसान मतलब ये है कि कंपनी ने क्लाइंट का काम तो कर दिया, लेकिन क्लाइंट से वो कैश बैंक अकाउंट में आने में अब ज्यादा वक्त लग रहा है। क्या संस्थागत निवेशकों को इस पर ध्यान देना चाहिए? डीएसओ का बढ़ना डेफिनेटली एक ऐसा मैट्रिक है जिसे बहुत टाइटली मॉनिटर करने की जरूरत होती है, क्योंकि कैश फ्लो ही किसी भी बिजनेस का खून होता है। बिल्कुल, कैश इज किंग। लेकिन अभी ये पैनिक का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट पर कंपनी के पास $220 मिलियन का बहुत मजबूत कैश रिजर्व है और कंपनी बिल्कुल डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त है। अच्छा, उन पे कोई कर्ज नहीं है? नहीं, तो उनके पास इस ट्रांजिशन पीरियड को सहने की पूरी आर्थिक क्षमता है। तो इस सब का मैक्रो लेवल पर आखिर मतलब क्या है, खास करके उन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए जो लगातार इंडस्ट्री बेंचमार्क्स और क्षेत्रीय बाजारों की अस्थिरता को मॉनिटर करते हैं? हाँ, इन्वेस्टर्स तो बड़ी पिक्चर देखते हैं। आजकल दूसरी बड़ी आईटी कंपनियां इस साल एआई की वजह से डिफ्लेशन की बात कर रही हैं, यानी कीमतों में गिरावट की आशंका जता रही हैं। ये सच है, मार्केट में काफी डर है। उनका मानना है कि एआई की वजह से पुराने प्रोजेक्ट्स की कीमतें और लागत गिर रही हैं। तो फिर हेक्सावेयर इस माहौल में भी पूरे साल के लिए 7.6% रेवेन्यू ग्रोथ का फ्लोर और 13 से 14% मार्जिन्स की उम्मीद कैसे कर रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है। क्या इन्वेस्टर्स छोटी अवधि के मार्केट रिस्क की तुलना में इन लंबे समय के एआई फायदों पर सच में भरोसा कर सकते हैं? इंडस्ट्री में बिल्कुल रियल है। एआई पुराने मैनुअल मेंटेनेंस और टेस्टिंग के कामों को मिटा रहा है। हेक्सावेयर ने इस रियलिटी को अपने अर्निंग कॉल्स में एक्सेप्ट भी किया है। तो फिर वो बच कैसे रहे हैं? उनका जो हेज है यानी इस गिरावट से बचने का तरीका, वो उनके 12 नए एआई आर्किटाइप्स हैं। जब एक पुरानी लेगेसी सर्विस की कीमत डिफ्लेट होती है तो हेक्सावेयर उस नुकसान को जीरो लाइसेंस या एजेंटिक डेटा इंजीनियरिंग जैसी नई हाई वैल्यू सर्विस से रिप्लेस कर देता है। समझ गया। मतलब एक जगह नुकसान हो रहा है तो दूसरी जगह प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एआई इनिशिएटिव्स रीजनल मार्केट वोलेटिलिटी के खिलाफ एक बहुत मजबूत ढाल का काम कर रहे हैं। अगर हम वर्टिकल्स की बात करें तो उनके हेल्थ केयर और इंश्योरेंस सेक्टर में 9.8% की बेहतरीन सीक्वेंशियल ग्रोथ हुई है। 9.8%, ये तो बहुत अच्छा नंबर है। हाँ,
और इस ग्रोथ ने ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स में आई गिरावट को बेअसर कर दिया है। अच्छा, वो बैलेंस आउट हो गया। और एक और बड़ी खबर ये है कि उनका एक बड़ा जीएससी क्लाइंट जिसमें पहले रेवेन्यू गिर रहा था, वो अब स्थिर हो गया है और हेक्सावेयर को उनके टॉप 3 वेंडर्स में चुना गया है। वाह! और इसीलिए शायद उन्होंने Q2 के नतीजों के ठीक बाद चेन्नई में एक बड़ा AI डे आयोजित करने का फैसला किया है, राइट? एग्जैक्टली, ताकि क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को ये मॉडल सीधे एक्शन में दिखाए जा सके। तो इन्वेस्टर्स के लिए टेक अवे बहुत क्लियर है कि शॉर्ट टर्म रिस्क जैसे DSO का बढ़ना या कुछ रीजन्स में वॉलेटिलिटी मौजूद है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो एजेंटिवर्स लाइब्रेरी की स्केलेबिलिटी है, उनका डेट फ्री स्टेटस है और नई डील पाइपलाइन है, वो एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। बिल्कुल, ये सब लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करने का ब्लूप्रिंट पेश करते हैं। तो ये पूरा विश्लेषण वापस उसी मुद्दे पर आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। जो लैंडस्केप पहले एक धुंधला पानी लग रहा था, वो अब इस रीजनिंग ऑप्स और एजेंट वर्स के लेंस से काफी क्लियर होने लगा है। हाँ, एआई अब सिर्फ थियरी नहीं रहा। बिल्कुल, AI अब सिर्फ एक्सपेरिमेंट या प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है। ये एंटरप्राइज वर्कफ्लोज के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा विचार आ रहा है। अच्छा, वो क्या? हमने देखा कि हेक्सावेयर का जीरो लाइसेंस आर्केटाइप और उनके SLM मॉडल्स का अप्रोच जिस तरह से क्लाइंट्स को थर्ड पार्टी SaaS सॉफ्टवेयर से आज़ाद कर रहा है, उसको देखते हुए आगे का रास्ता आखिर जाएगा कहाँ? ये बहुत सोचने वाली बात है। मतलब अगर आने वाले भविष्य में हर छोटा और बड़ा एंटरप्राइज एजेंट वर्स जैसी लाइब्रेरीज की मदद से अपने खुद के सिक्योर और ऑटोनोमस AI एजेंट्स चलाने लगेगा, जहां उन्हें महंगे क्लाउड लाइसेंस ना चुकाने पड़े, तो क्या जो बड़ी-बड़ी SaaS कंपनियां हैं जिनके सब्सक्रिप्शन मॉडल पर आज पूरी टेक दुनिया निर्भर है, क्या वो पूरी तरह से ऑब्सोलीट यानी अप्रचलित हो जाएंगी? ये तो इंडस्ट्री का पूरा नक्शा ही बदल देगा। वही तो, क्या हम ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर और क्लाउड सब्सक्रिप्शन के अंत की शुरुआत देख रहे हैं? ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर आगे चलकर जो भी इसे सुन रहे हैं, उन्हें और हम सबको बहुत गहराई से विचार करना होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले कुछ सालों में ही साफ हो पाएगा। चलिए, इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए शुक्रिया।